Hello students, in this audio video we will move ahead in the topic accounting for companies. We have already understood the meaning of company, different types of share capital, authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, paid up share capital, reserve capital, etc. The two types of shares, preference shares and equity shares. The preference shares are the shares that carry preferential right as to dividend at fixed rate and preferential right as to repayment of capital. मतलब प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जो कंपनी का असली मालिक नहीं होते इसको होल्ड करने वाले, लेकिन यदि वो प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे तो डिविडेंड पहले उनको मिलेगा, और यदि कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तो यदि ऑनर्स का कैपिटल वापस होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले रिपेमेंट होगा। इसलिए इसका नाम प्रेफरेंस रखा गया है। दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट, they are a kind of shareholder only, because they don't have the right to attend annual general meeting. They can only attend the preferential shareholders meeting. Equity shares, these shares are the shares that are not preference shares. They are also called ordinary shares. Share can be issued for cash, for consideration other than cash. Further, the shares can be issued at par or at premium. ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, और इक्विटी शेयर्स के होल्ड करने वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के एक्चुअली में मालिक होते हैं। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ना ही कोई प्रेफरेंशियल राइट होता है। यदि कंपनी डूबेगी, लिक्विडेट होगी, तो इनका पैसा वापस करने का, और कोई भी जो शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर्स हो, उनको जब मार्केट में बेचा जाता है पब्लिक में, तो उसको एट पार, मतलब हर एक शेयर का अपना एक प्राइस होता है। थोड़ा वो बात पहले मैं आपको बता दूं। एवरी शेयर हैज़ अ प्राइस, इट्स ओन प्राइस, रिटन प्राइस व्हेन दे आर क्रिएटेड। दैट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल प्राइस और फेस वैल्यू प्राइस। तो इक्विटी शेयर्स का भी अपना एक फेस वैल्यू होगा, नॉमिनल प्राइस होगा। प्रेफरेंस शेयर का भी अपना एक फेस वैल्यू और नॉमिनल प्राइस होगा। उसी दाम पर अगर वो शेयर बिकता है, मार्केट में इशू होता है पब्लिक में खरीद बिकने के लिए, तो दैट प्राइस इज कॉल्ड पार प्राइस, एट पार। बट यदि वो शेयर्स उस नॉमिनल प्राइस से ज़्यादा दाम पर बिकेंगे, सपोज कीजिए किसी कंपनी के शेयर का नॉमिनल प्राइस, फेस वैल्यू प्राइस है 100 रुपया, लेकिन वो मार्केट में 125 रुपीज़ में बिक रहा, तो जो 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। सो इशू एट प्रीमियम होता है। पहले डिस्काउंट में भी शेयर इशू होते थे, अब डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं होते हैं। अब है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये दो टॉपिक हैं। तो अब जब सपोज कीजिए हम मार्केट में शेयर इशू किए थे 1 लाख शेयर्स पब्लिक लोगों को कि भाई आप लोग अप्लाई करो। जैसे सपोज कीजिए किसी कॉलेज में 1 लाख सीट्स है, तो 1 लाख सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया गया कि आइए एडमिशन लीजिए कॉलेज में। लेकिन जब एप्लीकेशन लेने वाले आए तो 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करके 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए, 95,000 के लिए किए, यानी 1 लाख से हर हाल में कम किए। जितना इशू शेयर था उससे अप्लाइड शेयर्स कम हो गए, तो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है कि इफ द कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर्स, मीन्स इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, बट एप्लीकेशन जो लोगों की तरफ से आया, सब्सक्रिप्शन जो लोगों की तरफ से आया, वो 1,10,000, 1,40,000, 1,50,000, 2 लाख शेयर्स का आ गया है, that condition is called over subscription of shares. Pro rata allotment, what is this? अब देखिए, अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था लेकिन एप्लीकेशन आ गया 1,25,000 शेयर्स का, तो इन दैट केस व्हाट द कंपनी विल डू, कंपनी के पास दो तरह का ऑप्शन है। एक है कि उसने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशन आ गया है 1,25,000 का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो 25,000 का है, उस 25,000 शेयर्स का पैसा लोगों को वापस कर दे, भेज दे एप्लीकेशन में। तो दिस इज कॉल्ड रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी। एक दूसरा तरीका है प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये क्या है आपको समझाता हूँ। अब सपोज कीजिए कंपनी शेयर इशू की, एक शेयर का दाम बेस प्राइस या नॉमिनल प्राइस 10 रुपया या 100 रुपया होता है,
तो ऐसा नहीं है कि 10 या 100 रुपये आपको एक बार में जमा करना, उसको इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया गया. इट हैज़ बीन breakup into installments. The first installment is called application, the second installment is allotment, and then calls. Calls can be further divided into first call, second call, third call, etc. But usually there are two calls, first call and final calls. First call and final call. Okay. So what happens in pro rata allotment? Suppose the company has issued 1 lakh shares and the application has been received on 1,25,000 shares. The board, there will be board meeting on this issue, on our subscription issue, and in board meeting there will be a unanimous decision, resolution that applicants of 1,10,000 shares will get application for 1 lakh shares allotted. मतलब जो शेयर होल्डर्स लोग 1,10,000 के लिए अप्लाई किए हैं उनको कंपनी 1 लाख शेयर्स का मालिक बनाएगी. तो आप सोचोगे भाई जिन्होंने अप्लाई किया 1,10,000 का उनको 1 लाख का मालिक बनाएगी, तो बाकी 10,000 शेयर्स का पैसा क्या होगा? दैट मनी विल बी केप्ट टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, आने वाले इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट. एंड बाकी 15,000 शेयर्स को बोला गया सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर application, so their money is rejected and refunded. तो ये रिफंड हो गया. तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का इशू है. कॉल क्या होता है अभी मैं बताया था ना कि अलॉटमेंट के बाद कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एक्सेट्रा. अब है कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में डिवाइड किया हुआ है कि एप्लीकेशन में पैसा इतना जमा करना है, अलॉटमेंट में इतना पैसा जमा करना है, फर्स्ट कॉल में इतना जमा करना है. तो हर एक का एक डेट होता है पहले से. जैसे सपोज कीजिए अलॉटमेंट एप्लीकेशन का डेट है 31 मार्च, अलॉटमेंट का डेट है 30 जून, फर्स्ट कॉल का डेट है 30 सितंबर एंड फाइनल कॉल का डेट है 31 दिसंबर. तो जो 30 सितंबर को फर्स्ट कॉल का टाइम है पैसा जमा करने का, सारे शेयर होल्डर्स को पैसा भेज देना है कंपनी को, उस डेट पर अगर वो पैसा लास्ट डेट तक नहीं भेज पाते हैं तो जितने शेयर्स का पैसा नहीं आया वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, अभी 30 सितंबर को फर्स्ट कॉल जमा करना है और फाइनल कॉल तो 31 दिसंबर को जमा देना था, लेकिन फर्स्ट कॉल का जब पैसा 30 सितंबर को लोग जमा कर रहे थे सारे शेयर होल्डर्स, उसी समय कुछ शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा जिसका डेट एक्चुअली में 31 दिसंबर का था वो पैसा पहले ही 30 सितंबर को भेज दिया. तो समय से पहले अगर किसी कॉल का किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाए, that receiving of sum before the due date or before that installment is called up, that is called calls in advance. Forfeiture of shares क्या होता है? If what I have already earlier explained you just now कि कंपनी ने शेयर इशू किया था 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन का डेट 31 मार्च, अलॉटमेंट का डेट 30 जून, फर्स्ट कॉल का डेट 30 सितंबर और फाइनल कॉल का डेट 31 दिसंबर रखा. लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स क्या किए, 30 सितंबर को फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे पाए, फिर बाद में फाइनल कॉल का डेट आया 31 दिसंबर, तो फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का तो नहीं दिए थे, फाइनल कॉल का भी नहीं दे पाए. यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी जियोपार्डाइजिंग हो गई, ख़राब हो गई, एंड बिकॉज ऑफ other reasons he or she could not be able to pay the arrear money to the company. तो कंपनी क्या करती है, 20-25 दिन, 72 दिन, 60 दिन का एक्स्ट्रा समय देती है. यूजुअली अभी 72 डेज़ का है एक्स्ट्रा टाइम. उनको कॉल्ड अप नोटिस डालती है पब्लिक डोमेन में कि आप अपना जो भी अरियर मनी है इस डेट तक जमा दे दो. उस डेट तक अगर हम लोग जमा नहीं कर पाते हैं, उस डेट तक अगर हम पैसा नहीं दे पाते तो फिर कंपनी को राइट बनता है कि जितना पैसा उनका जमा है वो सीज कर लिया जाए और उनका नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट से काट दिया जाए. ये जो प्रोसेस पूरा किया जाता है कि उनका जमा पैसा को सीज कर लो और उनका नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट से काट के हटा दो, उसके लिए कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज होते हैं. इस प्रक्रिया को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं. तो फिर है बाद में बाकी चीज़ को समझेंगे, ना कोई समस्या. बुक से पढ़िए.